Hariom to all. And my name is Yushwar Alanse. I am the PGD teacher of संत श्री आशाराम गुरुकुल स्कूल। तो आज मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर मैथमेटिक्स पेडागोजी के बारे में बताना चाहूंगा। इससे पहले मैं आप सबको ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि पेडागोजी की मीनिंग हमें समझना है कि पेडागोजी होता क्या है। कि अगर हम पेडागोजिकल मीनिंग को समझेंगे तो उससे पहले ये बात समझेंगे कि अगर मान लीजिए कि मैं क्लास में गया और क्लास में मुझे बच्चों को पढ़ाना है किसी चीज को, तो मैं क्या क्या ऐसी प्रोसेस का यूज करूं ताकि बच्चे उसे बहुत अच्छे से समझ सके, या किन किन टेक्निक का यूज करूं ताकि बच्चे उस चीज को बहुत अच्छे से क्लियर समझ सके। तो ये जो चीजें आज हम आपके सामने रखेंगे, तो ये पेडागोजिकल जो प्रोसेस होगी उसको हम मैथमेटिक्स से कैसे रिलेट करेंगे ताकि हमारे बच्चे मैथ्स को एक बहुत बेहतर तरीके से समझ सके। आपको उससे पहले बताने से पहले एक बात बताना चाहूंगा कि कई बार अभी ये देखा गया कि ना केवल भारत देश की समस्या है, लेकिन कई देशों की समस्या है कि वहां पर एक मैथमेटिक्स फोबिया चलता है और बच्चे कई बार मैथमेटिक्स के नाम पर ये सोचते कि नहीं, मुझे मैथमेटिक्स बहुत टफ पड़ता है इसलिए मैं नहीं करूंगा क्योंकि। लेकिन अगर आप सोचिए कि अगर ऐसा क्यों हो रहा है, कहीं ना कहीं वो अगर खामियां आ रही है, कमी आ रही है, तो उसमें कहीं ना कहीं हम टीचर लोगों का भी दोष। तो हम सोचते हैं कि ऐसी कोई कला बनाई जाए या हम ऐसी कोशिश करें कि हमारी टीचिंग स्किल को इतना अच्छा बनाया जाए ताकि बच्चे के माइंड में ऐसा कोई क्वेश्चन ना बने और वो मैथमेटिक्स को भी एक अच्छा सब्जेक्ट के तौर पर ले और समझे। क्योंकि मैथमेटिक्स कभी भी किसी सब्जेक्ट से साथ बहुत अच्छा रिलेशन बनाता है और कभी भी पीछा नहीं छोड़ता है। इसलिए हमें ये समझना चाहिए कि हम कैसे टीचिंग को काफी अट्रैक्टिव बना सकते हैं ताकि बच्चों के लिए काफी बेनिफिशियल। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तो सबसे पहले जो पेडागोजिकल प्रोसेस आ रही है, हालांकि यहाँ पर ये 3 पॉइंट्स मैंने लिख रखे हैं। अगर मैं आपसे कहूँ तो मुझे इस स्लाइड की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी पूरी बात समझा सकता। लेकिन बात ये आ रही थी कि आप अपनी प्रोसेस को कितना अच्छा बना सकते थे, कितना अच्छा क्लियर कर सकते थे, तो उसके लिए एक बात जरूरी आ रही थी। कहीं ना कहीं ये भी जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ ये भी अपने आप में इस प्रोसेस के अंतर्गत आता है। आप सोचिए कि अगर मैंने यहाँ पर इस तरह की बातें रखी है, इसको जो भी देख रहा होगा तो उससे और अच्छी चीजें क्लियर होगी। यानी कि कहीं ना कहीं हमारी टीचिंग की कला को, हमने टीचिंग के आर्ट को और अच्छे से कैसे बना सकते हैं, ये बात हमें समझ में आनी चाहिए। अब देखिए, इसकी प्रोसेस की मीनिंग तो आप सभी लोगों को ये समझ में आती है कि भैया अगर मान लीजिए कि हम एक टीचर है और टीचर के तौर पर बच्चों को जितना भी नॉलेज या कंटेंट दे रहे हैं तो बच्चा उसे लेगा। लेकिन ये बात यहाँ तक सीमित नहीं होती है। सबसे पहली बात ये आती है कि आप जो नॉलेज दे रहे हैं बच्चों में, वो नॉलेज बच्चों में कितना जा रहा, किस तरीके से जा रहा, और साथ ही साथ ये भी बात दिमाग में आनी चाहिए कि क्या हो सकता है कि मैथमेटिक्स पेडागोजिकल प्रोसेस में बच्चे को कई सारी दिक्कतें हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है, तो हम उसे कितना आसान बना सकते, हम ऐसे किस तरीके के वे यूज करें जिससे कि उसे डेली लाइफ से बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, मैं इसका एक एग्जांपल दूंगा कि हम कई बार बच्चे को एडिशन का सम देते हैं। बच्चे को मैंने कहा कि चलिए बेटा इसका डेली लाइफ में कैसे समझ जाओगे, तो अगर वो क्लास में एडिशन की प्रोसेस समझ जाता है, उसको समझ में आता है कि 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट को इस तरीके से ऐड। ये बात यहाँ तक सीमित नहीं थी। मैंने कहा कि 50 रुपीज दिए, बताइए आपको एक शॉप पे जाना है, कुछ चीजें खरीदनी है और आप इसको कैसे करोगे, तो उसने उसको डेली लाइफ से कैसे जोड़ा, 50 रुपीज ले लिया और उसने वहां पर देखा कि 10 रुपीज की कोई चीजें ली। अब उसने 3 ली तो उसको ये समझ में आया कि मुझे 30 रुपीज देना है, 20 उसको रिटर्न मिल गए। अब उसने देखा कि हर एक की प्राइस 10 रुपीज थी तो उसने 30 रुपीज दे दिए। अब उसके दिमाग में आया कि अगर मैं 2 चीज लेता यानी कि 5 हो जाती, यानी कि 2 इंटू यहाँ से कितना हो जाता है 2 इंटू 10। अभी 2 यहाँ पर देखिए, अगर 2 चीजें लेता तो 2 इंटू 10 कैसे, उसे ये समझ में आया कि एक की जो प्राइस है वो 10 रुपीज है। यानी कि इसने डेली लाइफ में उस चीज को कैसे एडिशन को रखा कि देखिए वहां मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस भी समझ गया। इसका कहने, यहाँ पर कहने का मतलब ये आ रहा है कि जब उसने एडिशन देखा, वो शॉप पर गया और उसने उस चीज को लिया तो उसे 2-3 चीजें क्लियर हुई। एक तो बात समझ में आई मनी की, मनी भी मैथमेटिक्स से रिलेट होता है। यानी कि किसी चीज को लेन देन के लिए उसने ये समझा कि अगर मेरे पास पैसा होगा तो मैं चीज को ले सकता हूँ और ये उसके बदले में मुझसे ये चीज। यानी कि ये बात समझना बहुत जरूरी है कि हम डेली लाइफ से मैथमेटिक्स को किस तरीके से
लेकिन अगर बात हायर मैथमेटिक्स की आती है तो यहाँ पर कई बार बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हम ये इतना बड़ा बड़ा पढ़ते हैं, इसका आखिर यूज कहाँ होता है। और मैं आपको हकीकत बात करके बता रहा हूँ कि कई बार इसको स्किप करवा देते हैं, बच्चे जान ही नहीं पाते कि इसका यूज कैसे डेली लाइफ में होगा। लेकिन हर एक टॉपिक का डेली लाइफ में हमारी सोशल वैल्यू बहुत यूटिलाइज होता है, बहुत जरूरी बन जाता है। इसलिए बच्चे को हमेशा उसे डेली लाइफ से जोड़कर बताया जाता है, उसे समझ में आती है इस चैप्टर की गंभीरता की ये डे क्या है, इसे कैसे पढ़ा जा रहा है, इसे कैसे समझा जा रहा है। अब बात आती है कि तीसरे पॉइंट की ओर जाते हैं तो वहां पर ये बात क्लियर हो रही है कि जब हम देख रहे हैं यहाँ पर कि किन किन प्रोसेस को इंक्लूड किया गया होगा। यानी कि देखिए, अगर बच्चे को पढ़ाने के लिए मैंने क्या, तो मैंने ये कहा सोचा कि बच्चे को अगर एक ये सब नहीं आ रहा है तो मैं क्या क्या टेक्निक यूज कर सकता हूँ, ऐसे क्या क्या एक्टिविटी डेवलप कर सकते हैं, या हम क्या क्या तरीके से ला सकते हैं या प्रोसेस बना सकते हैं ताकि हमारे स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से समझ में आए। स्पेशली मैंने यहाँ पर ये जो पेडागोजिकल प्रोसेस मैथमेटिक्स के लिए प्रिपेयर की है, जरूरी नहीं कि मैथमेटिक्स के लिए ही हो, इस सभी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई हो सकता है। तो हम इस प्रोसेस को किस तरीके से बेहतर अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, हमें कई बार समझना चाहिए। तो देखिए, अगर कोई नया टीचर हो या पुराना टीचर हो जो बहुत ज्यादा अनुभवी भी हो, तो ये प्रोसेस कब आती है, जब हम किसी क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं। देखिए, बच्चे सभी एक जैसे नहीं होते, कुछ बच्चे एवरेज होते हैं, कोई बहुत अच्छे होते हैं, कोई आपको बहुत जल्दी पिकअप कर लेते हैं। उसका कारण ये होता है कि कुछ बच्चे जल्दी कर जाते हैं, उसको बहुत अच्छे एक्टिव मोड पे समझते हैं। लेकिन टीचर्स का वहां जीत पाना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि उसे सभी बच्चों को सेटिस्फाई करना बहुत जरूरी होता है, ऐसा मैं मानता हूँ मेरे टीचिंग के। और ऐसा इसलिए मानता हूँ क्योंकि हर बच्चे में कोई ना कोई कला होती है, जरूरी नहीं कि वो बच्चा अगर मैथ्स को नहीं कर पा रहा है तो और दूसरे अच्छे चैप्टर्स में बढ़िया कर पाए। तो आपको ये करना चाहिए कि जब आप बच्चे को पढ़ा रहे हो तो आप सोच सकते हो कि ठीक है, ये वाली मेथड बच्चे को नहीं आ रही, तो हम क्या कोशिश करेंगे, ठीक है चलिए बेटा, आपको हम एक काम करते हैं, मैथ्स लैब से इसको अच्छे से क्लियर करवाते हैं। हो सकता है कि कोई एक्टिविटीज बना दी जाए या उस एक्टिविटी, ताकि हम कोशिश पूरी ये रहे कि बच्चे को वो वाली चीजें जितनी भी हम बच्चे को सिखा रहे हैं वो काफी अच्छे से क्लियर हो। इसके लिए आपको समझने के लिए ये जरूरत होगी कि अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लूंगा तो एग्जाम्पल के थ्रू आप काफी अच्छे से समझ पाओगे। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल, अब आपको दिख रहा होगा कि मैंने पहले यहाँ पर समझाने की बात कही है कि बाय यूजिंग गेट्स। अब देखिए, पजल्स ऑफ मैट्रिसेस की अगर बात करें तो इसके लिए हमारे इसका एग्जाम्पल दूंगा। हम क्या करते थे कि हमें महीने के अंत में एक परीक्षा देनी पड़ती थी ऋषि प्रसाद, और उसमें कई बार पजल्स बने होते थे, और वो पजल इतने अच्छे होते थे कि उनमें हम क्या करते थे कि उस बुक को पढ़ते थे तो उसमें एक सबसे बढ़िया चीज आती थी, हमारी दिमागी कसरत। कैसी दिमागी कसरत की, हमें इस तरीके की चीज मिलती थी जिसमें इस तरीके के बॉक्स बने होते थे और हमें इन्हें फील करना पड़ते थे, कुछ वहां पर बना होता था। तो देखिए, यहाँ पर दो तीन चीजें क्लियर हुई। क्या हुआ कि एक तो आपने यहाँ पर क्या पहचाना लर्निंग के फॉर्म में, आपने एक बॉक्स देखा, उसके बाद आपने इसको फील करने के लिए क्या यूज किए, लॉजिक किए। अब इस प्रोसेस को करने से पहले आपने कुछ तो दिमाग में यूज किए होंगे कि मैं इसको किस तरीके से फील कर सकता हूँ। और अगर मान लीजिए यही बात हम विद्यार्थियों से, हमारे स्टूडेंट से करवाते हैं, तो हमें ये समझ में आता है कि हम बच्चे को यहाँ तक लाने के लिए इन तीन प्रोसेस के एक्टिविटीज का और ऐसे कौन सी टेक्निक का यूज करें जिससे कि स्टूडेंट से बहुत अच्छे से डीप में समझ। तो यहाँ पर पजल्स ऑफ मैट्रिसेस, ये मैट्रिसेस 12th क्लास का टॉपिक है और बड़ा ही जबरदस्त टॉपिक होता है जो कभी भी पीछा नहीं छोड़ता है। जब तक बच्चा इसको पढ़ता है मैथमेटिक्स को लेकर, ये काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। अभी सोच रहे होंगे कि हम अगर इस मैट्रिसेस को लेते हैं तो इसका डेली लाइफ में भी बहुत यूज है। हम बैंकिंग को देखते हैं, हमारी फैमिली से रिलेटेड हम एक बना सकते हैं चार्ट, और उस चार्ट में हम हमारी हाइट का, वेट का, हर तरह का हर एक एक तरीके का रिकॉर्ड रख सकते हैं। अब मैथमेटिक्स को और कितना अच्छा बनाया जा सकते, तो ये नेक्स्ट जो आपके सामने मैंने लर्न बाय फन, आजकल कई सारी ऐसी बुक्स आती है जिसमें लर्न बाय फन मेथड्स को काफी फॉलो किया जाता है। और इस तरह की जो मेथड होती है, ये क्या करती है कि इसमें बच्चों को कैसे किसी भी लेसन को या चैप्टर को, मैथमेटिक्स के चैप्टर को, किसी भी सब्जेक्ट का, उसे कितने अच्छे से समझे, तो उनके बेसिस पर कुछ गेम्स प्रोवाइड किए जाते हैं। यानी कि कुछ गेम्स होते हैं या फिर कुछ फन होते हैं जिन पर हम बच्चों को करवाकर या बच्चों के साथ हम करकर बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये इस तरीके की मेथड पेडागोजिकल प्रोसेस के लिए काफी इंपॉर्टेंट।
दूसरी आती है बाय यूजिंग द डेली लाइफ एग्जांपल रिलेटेड टू द थ्योरी टू देयर डेली लाइफ, जो कि मैं पहले ही आपको इसके बारे में बता चुका हूं। और मैंने अभी बताया कि अगर मैं मैट्रिसेस की बात करूं तो मैट्रिसेस को हम बैंकिंग से बहुत अच्छे से ऐड कर सकते हैं। वो कैसे कि आपको पता है कि बैंक बहुत सारी है, और बैंक जब बहुत सारी है तो हर बैंक में फिक्स डिपॉजिट करने का सिस्टम भी अलग है, जिसमें वो अलग अलग इंटरेस्ट देता है। तो हम उसको बहुत अच्छे बेहतर तरीके से समझने के लिए, बहुत अच्छे बेहतर समझने के लिए क्या करते हैं कि इस तरीके से डेली लाइफ से जोड़कर हर एक चैप्टर की परिभाषा। अब देखिए कि इन चीजों को करने के लिए हम यहाँ भी समझ में आता है कि बच्चा इसको और कितने अच्छे से क्लियर समझ सकता है, और क्या क्या ऐसी चीजें होंगी कि जिनको समझने के लिए उसको कहां कहां से ऐसे सोर्स मिलेंगे कि ताकि वो बहुत अच्छे से इसे समझ सकता है। तो देखिए यहाँ पर आपके सामने मेरे कि जो तीसरा पॉइंट दिख रहा है एग्जाम्पल का, इसमें ये बताया गया है कि हम उसे न्यूज़पेपर, बैंक, स्टॉक मार्केट, इंटरनेट, इन चीजों से कलेक्ट कर सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर बैंक से कैसे कलेक्ट करें, स्टॉक मार्केट से कैसे कलेक्ट करें, या हमें न्यूज़पेपर में ये चीजें कैसे मिलेगी। तो आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर में कई बार, अगर मैं मैट्रिसेस की बात करूं या किसी की भी बात करूं, तो आपको आजकल ये जो कोरोना वायरस का चल रहा था, तो उसमें आपने देखा होगा कि हर स्टेट का अलग अलग इस तरीके से ग्राफ बना हुआ दिखाया गया था। ये देखिए इस तरीके से, और यहाँ लिख दिया एमपी, यूपी, है ना। तो ये समझ में, ये एचपी, है ना, ये इस तरीके से यहाँ पर ये बनाकर ये बता दिया, और उसने यहाँ पर ग्राफ में ये बता दिया कि किसकी रिकवरी रेट अच्छी है या कहां पर कोरोना के पेशेंट ज्यादा है। तो देखिए बच्चे को अगर ये ग्राफ से समझाया जाएगा तो उसे ये समझ में आता है, दो या दो से ज्यादा कोई भी अगर हम आइटम्स लेते हैं और उनके बीच में अगर ग्राफ्स के थ्रू समझाने की कोशिश करें तो काफी अच्छे से समझ में। इवन ये भी बात क्लियर हो जाती है बच्चे को कि हम अगर इन ग्राफ के थ्रू अगर उसे ये बात क्लियर करवाएंगे कि बताइए बच्चों के आपको क्या लग रहा है, तो वो बच्चा यहाँ से क्लियर कराता है कि सर एमपी का बहुत ज्यादा हाई जा रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं उसे ये बात क्लियर समझ में आती है ग्राफ से कि ये लाइन इस तरीके से हाई जा रही है, यानी कि ये बात बता रही है कि यहाँ पर जो रिकवरी रेट है काफी अच्छा है। अगर वो देखेगा कि कहीं पर बहुत कम ज्यादा अगर इस तरीके से बना आ रहा है, तो उसे लगता है कि बच्चा हमें खुद ही बता देता है। कैसे पता रहता है कि सर हमें ग्राफ से ये चीजें पता चली। तो इसका मतलब हमें ये बात हुआ कि हमारी इस मैथमेटिक्स को हमने काफी रोचक बनाने के लिए इन सारी प्रोसेस को कैसे यूज कर रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। और ये केवल टीचर, ये सारी चीजें बच्चों के साथ होती है, और बच्चा अगर कर देता है, स्टूडेंट्स करके देता है, तो फिर हम सक्सेसफुल माने। यानी कि अगर हम इसको आगे और ले जाएंगे तो हम आपको देखिए एक एक्टिव में यहाँ पर डिवाइसेस होती है। अब मैथमेटिक्स को देखिए, अगर आप केवल एक क्लास में पढ़ाकर समझा दो तो उससे क्लियर नहीं होता है, उससे और भी चीजें बहुत सारी क्लियर करवाने के लिए हमें ये चीजों की जरूरत होती है। यानी कि ये अगर कंटेंट पॉइंट्स लिए हमने समझाने के लिए कि डिवाइस को आपने साइंटिफिक कैलकुलेटर्स देखा, जो बीएससी के स्टूडेंट्स होते हैं, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स होते हैं, तो वो कई बार ये साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज करते हैं। आपको इस कैलकुलेटर की खासियत बताऊं, इसमें हर तरह के सम्स सॉल्व होते हैं, जो स्पेशली इसको ऐसा डेवलप किया जाता है या मैथ्स के ऐसे चैप्टर्स डाले जाते हैं जो कि हम अगर वहां पर ये इंफॉर्मेशन देते हैं क्वेश्चन से रिलेटेड तो इजीली सॉल्व। यानी कि बच्चे को वहां पर मैथ्स को रिलेट करना है डिवाइस से, ताकि बच्चा बहुत अच्छे से उस बात को क्लियर कर पाए। यानी कि उसके अंदर और उमंग जग गई कि हम घर पे भी जाके बताए कि देखिए आज मैंने ये चीजें की, मैंने ये देखा, वो देखा, उसमें ऐसा हुआ। तो ये कहता है सीबीएसई का कहना भी ये है कि केवल आप ये मत कीजिए कि आपकी प्रोसेस में बच्चा ही आपसे संतुष्ट हो, बच्चे आपसे संतुष्ट होकर वो दूसरों को कितना अच्छा बता पा रहे, ये भी आपके लिए एक बहुत बड़ा चीज होता है। यानी कि ये बात क्लियर होना चाहिए कि उसके अभिभावक भी आपसे समझे कि हाँ वाकई मेरा बच्चा या स्टूडेंट्स जो पढ़ रहा है वो कुछ स्कूल से बहुत कुछ सीख रहा है ना। दूसरी चीज है एक्टिविटी, ये सबसे बढ़िया चीज। एक्टिविटी की अगर बात करूं मैं तो ये लर्निंग एक्टिविटी है, लर्न बाय फन एक्टिविटी और मैथ्स लैब एक्टिविटी। अब क्या होता है कि लर्निंग एक्टिविटी को समझाने के लिए मैंने ये करा कि अब बच्चों को कई बार फार्मूले हम देते हैं, अब बच्चों को फार्मूले याद नहीं होते हैं, तो हम कुछ ऐसे लर्निंग एक्टिविटी बनाए, या हम देखते हैं कई बार केमिस्ट्री में हम टेबल याद करते हैं, पीरियोडिक टेबल, तो उस टेबल में हमने देखा है कि कुछ ऐसे फंडे क्लियर गिराए जाते हैं कि बच्चों को जैसे कुछ भी हरीना की रब से फरियाद ऐसा कुछ बना दिया जाता है,
तो बच्चा उसको फट से याद कर लेता है, कभी भी नहीं भूलता है। जैसे कि मैंने केमिस्ट्री पढ़ा था, तो मैंने कब पढ़ा था लेकिन मुझे अभी तक याद है। और ये कहीं ना कहीं हमारे वो टीचर्स की देन है जिन्होंने हमें इस तरीके से पढ़ाया। और यहाँ पर अगर हम लर्निंग एक्टिविटी की बात करें ना, तो लर्निंग एक्टिविटी से ये क्लियर होता है कि आप बच्चों को इस तरीके से फार्मूले हुए, इक्वेशंस हुई, ये सारी चीजों को लर्न करवाने के लिए, याद करवाने के लिए इन तरीकों का यूज कर सकते हो। ये पेडागोजिकल प्रोसेस का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरी बात आती है कि अगर आप देखिए, हो सकता है कि बच्चे को कई बार याद ना हो, तो उसको कुछ ऐसे फन एक्टिविटी कराई जाए, स्पेशली 8th स्टैंडर्ड तक के बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन 11th से थोड़ा मैथमेटिक्स हाई होने लगता है। लेकिन वहां पर भी हम कुछ इस तरह की एक्टिविटी कराकर बच्चों को काफी अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। वैसे लैब एक्टिविटीज, ये जो एक्टिविटी होती है इसमें ग्रुप वाइज क्वेश्चन होते हैं। कई बार बच्चे क्लास में देखा होगा कि मैथ्स टीचर कहीं पढ़ाते हैं, तो उन्होंने देखा होगा कि बच्चा प्रूफ के विषय में आपसे क्वेश्चन कर लेता है कि सर ये आया तो कैसे आया, और ये ऐसा ही क्यों हुआ, ये क्यों कैसे ये हुआ। तो उसके लिए हम बच्चे को मैथ लैब एक्टिविटी का यूज करते हैं, ताकि हम बच्चे को बहुत अच्छे से उसकी गहराई समझा सकें। यहाँ पर एक बात फिर वही कह रहा हूं कि मैंने ये जब बात आपको समझाई है, तो यहाँ से यही बात क्लियर होती है कि हम इस एक्टिविटी में जितनी भी ये प्रोसेस हम यहाँ यूज कर रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पर हमें ये जानना पड़ेगा कि हम बच्चे के लिए क्या क्या चीजें कर सकते हैं और किन किन चीजों के द्वारा हम बच्चे को बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। समझ रहे हैं? अब देखिए, ड्राइव फार्मूला इक्वेशन आपने देखा होगा कि मैथमेटिक्स की अगर बात करें तो फार्मूला इक्वेशन तो हर चैप्टर में भरा। बच्चा कई बार क्वेश्चन पूछ लेता, सर ये फार्मूला ही कैसे आया, ये वैल्यू कैसे आई, ये बताइए। जैसे कि एक मैं एग्जांपल के बारे में बताऊंगा। एक बच्चा क्वेश्चन ये पूछता है कि सर ये जो ओमेगा बोलते हैं ना कॉम्प्लेक्स नंबर में, ये जो इस तरीके से ये ओमेगा स्क्वायर होता है और ये ओमेगा की पावर 3, कि इनकी वैल्यू कैसे आ गई सर। तब बच्चों को हमें समझाना पड़ता है कि बेटा तुमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखा, तो बच्चा बोलता है यस सर मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th क्लास में देखा। तो अगर हम उसको कहते हैं कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 होता है बेटा, ये क्या बता रहा है, तो बच्चा हमें कहता है कि सर मैं ये पढ़ा हूं 10th तक कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसके हाईएस्ट पावर। फिर हम कहते हैं कि बच्चा अच्छा बताइए कि आपने यहाँ तक जाना है इस चीज को, तो बताइए मुझे कि इसका एक फार्मूला आता था, स्टैंडर्ड फार्मूला जिसका फार्मूला मेथड कहते थे। तो बच्चा कहता था कि सर वो x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट e स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये जो प्रोसेस होती है, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ से हमें दो वैल्यू मिलती है, ओमेगा एंड ओमेगा एंड ओमेगा 2। तो ये जो समझाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि पेडागोजिकल प्रोसेस में हमेशा दो चीजें बहुत जरूरी है। वो पहली प्रोसेस है कि हमें नॉन से अननोन की ओर, यानी कि ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाना बहुत जरूरी है। दूसरा होता है तरीका कि अगर आप इस प्रोसेस को यूज कर रहे बच्चों के लिए, तो ये हमेशा सरल से कठिन की ओर होना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं कि आपने एकदम से क्लास में हमने पढ़ाने लग गए और हमने देखा कि बच्चों की बात क्लियर ही नहीं हो रही है। तो ये हमेशा रहे कि हर एक जो भी चैप्टर है उसको पिछले चैप्टर से बहुत अच्छे से लिंक किया जाए। तो यहाँ पर ये समझ में आता है कि हम इन प्रोसेस का यूज कर बहुत अच्छे से बच्चे के सामने एक्सप्लेन कर सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट पर। ये देखिए, मैंने अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, ये जो मैंने यहाँ पर ये स्ट्रक्चर ये आपके सामने बता रहा है, इसको मैं केवल ये बताना चाह रहा था कि मैथमेटिक्स देखिए कहीं भी अलग अलग नहीं होता है। यानी कि ऐसा कुछ नहीं होता कि यहाँ जो बच्चा इंडिया में जो मैथमेटिक्स पढ़ रहा है तो पता चला यूएस में अलग पढ़ रहा है ना, अमेरिका में अलग पढ़ रहा है, या फिर जापान में। कहीं ना कहीं अगर देखें तो कंटेंट बेस लगभग वही चीज होती है, क्योंकि इसके प्रिंसिपल, इसके लॉ, टर्म सब एक होती है। ये जो पहला पॉइंट यही बता रहा है कि ये जो जितने भी हम इसमें सिंबल्स यूज करते हैं या फिर हम टर्म्स यूज करते हैं, फार्मूला, प्रिंसिपल वगैरह, ये सब जगह सेम है। क्योंकि हो सकता है बुक में लिखने का तरीका अलग हो, लेकिन कंसेप्ट सबका सेम होता है। ये इसमें ये पता चलता है कि ये नेचर ऑफ मैथमेटिक्स का पहला पॉइंट होता है। दूसरा ये होता है कि हम जितनी भी चीजें पढ़ते हैं, जितना भी हम देखते हैं मैथमेटिक्स में, वो पूरा यूनिवर्सल हर जगह कहीं भी सेम होता है। ऐसा नहीं है कि मैंने अगर कहा कि ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, तो कोई भी बुक ऐसा नहीं लिख सकता कि ओमेगा की वैल्यू 2
क्योंकि उसका वो ऑथेंटिक प्रूफ देगा कि 1 कैसे आया। तो इसका मतलब कि बच्चा चाहे यहाँ पढ़े या कहीं भी पढ़े तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू उसको हमेशा 1 ही दिखेगी और कोई वैल्यू नहीं दिखेगी। ठीक है, दूसरा ये कि हम यहाँ पर डिडक्टिव और इंडक्टिव मेथड रीजनिंग का यानी कि तर्क वितर्क करने की शक्ति होती है। यानी कि देखिए बच्चा अगर जब तक अगर हम मान लीजिए कोई कंटेंट पढ़ा रहे हैं या कोई भी चीज लेसन समझा रहे हैं, तो बच्चा जब तक तर्क वितर्क नहीं करेगा तब तक उसको समझ में नहीं आएगा कि क्लास में चल क्या रहा है। यानी कि ये भी नेचर ऑफ मैथमेटिक्स का सबसे अच्छा पॉइंट होता है। फिर हम अगली बात आपके सामने रखे हैं, तो यहाँ पर ये बताया जाता है कि दूसरी बात ये पूरी तरीके से साइंस से रिलेटेड होता है। ये साइंस सटीक होता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर साइंस के हर एक सब्जेक्ट से इसको रिलेट किया जाता है। दूसरी बात, इसमें जो भी नॉलेज जो मिलता है बिल्कुल क्लियर होता है, लॉजिकल होता है, व्यवस्थित होता है। इसमें किसी तरह का कोई ऐसा अलग से कुछ भी तरीका नहीं यूज किया जाता है। यानी कि आपको पता है कि रैशनल नंबर की अगर आप बात करें तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन जो होगी वो आप अगर एक फ्रैक्शन फॉर्म में ले रहे तो हमेशा p अपॉन q ही होगा, वो हमेशा p डॉट q नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर हमें ये बात क्लियर होती है कि मैथमेटिक्स की एक और चीज सबसे बढ़िया चीज होती है इसके नेचर में, इसको हर एक सब्जेक्ट से रिलेट किया जाता है, चाहे वो केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो या फिर हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, कोई भी हो, हर जगह मैथमेटिक्स का अगर हम हर सब्जेक्ट से रिलेट करते हैं और सब्जेक्ट के साथ साथ से उसको समाज से अगर रिलेट किया जाता है तो बच्चा इसकी गंभीरता को बहुत अच्छे से समझता है। इसको समझाने के लिए हम अगला है कि अब हम लर्निंग आउटकम्स, देखिए यहाँ पर मैंने जो लर्निंग आउटकम्स सबसे पहले इसकी मीनिंग को समझेंगे कि लर्निंग आउटकम्स होता है, इसको हिंदी में अधिगम का प्रतिफल बोला जाता है। यानी कि आपने बच्चे को पूरी चीज पढ़ा दी क्लास में, तो आपसे बच्चे ने क्या क्या सीख लिया। और इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि आपने देखा होगा कि आप कई बार किसी लेसन का प्लानर बनाते हो तो आपके माइंड में ये बात हमेशा आती है कि बच्चे को इतना तो नॉलेज हो ही जाना चाहिए। हम ये नहीं अपेक्षा करते कि इस चैप्टर्स का पूरा ही नॉलेज होगा, लेकिन एटलीस्ट इतनी चीजें तो इससे आनी ही चाहिए जो आगे की क्लासेस के लिए भी इसके लिए अच्छा है, या फिर इसके फ्यूचर टाइम में भी इसके लिए बनी रहे, क्योंकि ये जरूरी है इसके लिए। तो लर्निंग आउटकम्स के लिए हम जो जो भी चीजें यहाँ पर बच्चे के लिए यूज करते हैं तो उसको बहुत बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करें। देखिए यहाँ पर मैंने आपके सामने कैसे स्टूडेंट को हम समझा सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर देखा कि कुछ ऐसे टर्म्स आपके सामने ही जिससे कि आपको भी बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो देखिए दोस्तों, the students can differentiate the terms in formula में कुछ टर्म्स और फार्मूले रखे। अब देखिए यहाँ पहला ही जो मैंने बात रखा है मीन, मीडियन एंड मोड। अब इन तीनों ही वर्ड देखिए एंड से स्टार्ट तो हो रहे हैं, लेकिन इन तीनों की बात अलग अलग है। बच्चे को हम यहाँ पर मीन, मीडियन और मोड की अगर बात करें तो उसमें समझ में आना चाहिए कि मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है और मोड क्या होता है। दूसरी बात, मीन में क्या करते हैं, मीडियन निकालने के लिए क्या करते हैं और मोड निकालने के लिए क्या करते हैं। अगर हम बेसिकली क्वेश्चन से अगर इसको समझाने की कोशिश करें तो मैंने यहाँ पर ज्यादा नहीं, केवल ये 3 वैल्यू दी है। अब मैंने कहा कि बताइए कि मीन क्या होगा, तो मीन बच्चे के माइंड में ये आता है कि अगर हमने पढ़ा उसको तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि इन सारे नंबर को ऐड कर दीजिए और कितने नंबर है 1 2 3, तो हम इस 3 से यानी कि हम इसे ऐड करेंगे तो देखिए 9 हो रहा है, यानी कि ऐड करने पर ये अपने 9 पर डिवाइडेड बाय 3, यानी कि इसका मीन जो मिला वो कितना मिला 3, यहाँ पर ये मीन मिल गया 3। अब इसी के अगर हम कहें कि बताइए मीडियन क्या होगा, तो मीडियन की एक विशेषता होती है कि इसे फाइंड आउट करने के लिए ऑड और इवन का कांसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब वो कैसे होना चाहिए, वो होता है नंबर्स को देखकर। मैंने अभी आपके सामने 2 3 लिखा, अगर मैं पूछूं तो बताइए कितने नंबर का आपने कहा 3, तो n इज इक्वल टू 3 ऐसा है तो कहा तो ये ऑड नंबर हो गया। अब इसकी प्रोसेस में क्या होता है कि इसको निकालने के लिए हमेशा हमें इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ता है। तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटे से बड़ा। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर भी क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर ये 2 लिखा, 3 लिखा, फिर 4 और अगेन फिर मैंने 2 कर दिया और मैंने कहा बताइए मोड क्या होता है। और मोड की ये विशेषता होती है, मोड को निकालने के लिए ये करना पड़ता है कि अगर हमें मोड फाइंड आउट करना तो हम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी लेते हैं या फिर हम कोई रिपीटेड नंबर को लेते हैं। तो रिपीटेड नंबर को यानी कि 2 क्या रिपीट 2 बार हुआ, इसका मतलब ये क्या हो गया 2 इसका मोड। ये मैंने क्यों समझाया, तो यहाँ पर ये बात क्लियर हो गई कि पहली बात तो तीनों ही टर्म्स अलग है,
तीनों ही टीम्स को फाइंड आउट करने के लिए फार्मूले भी अलग है, दूसरी बात इनकी प्रोसेस भी अलग है। तो ये जब तक बच्चे में ये बात समझ में आएगी कि कैसे इसको क्लियर करवाया जाएगा, कैसे टर्म्स को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कैसे फार्मूले को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इस तरीके से उसे बहुत अच्छे से ये बात समझ में। दूसरी बात है बार ग्राफ और हिस्टोग्राम, ये भी बार ग्राफ थ्योरी से रिलेटेड है, जो कि स्टैटिस्टिक का एक क्वेश्चन होता है। यहाँ पर भी बार ग्राफ है, तो बच्चे को अगर आप बताइए दो ग्राफ बने हैं, एक ग्राफ ये है इस तरीके का और एक ग्राफ यहाँ पर इस तरीके का, ये इस तरीके से चल रहा है, तो उसे ये समझ में आता है कि पर्टिकुलर गैप वाला फॉर्म जो दिख रहा है वो बार ग्राफ को शो करता है और एक कंटीन्यूअस फॉर्म में दिख रहा है वो हिस्टोग्राम को। यानी कि देखिए मैंने कैसे डिफरेंशिएट किया विद द फिगर, तो ये बात उसे बच्चे को बहुत अच्छे से क्लियर होती है। दूसरी चीज कि हम यहाँ पर मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट लिया, तो इसको भी क्लियर करवाएंगे। देखिए मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट जो 12 का होता है, यहाँ पर इसको समझने के लिए ये कि अगर मैंने इस तरीके के सिंबल बनाए, ये इतने सारे सिंबल बनाए है ना, ये देखिए इस तरीके, तो यहाँ पर अगर हम सिंबल के अकॉर्डिंग मैट्रिसेस को डिटरमिनेंट को समझने की कोशिश करेंगे, तो केवल इसको छोड़कर ये जो होता है डिटरमिनेंट के लिए होता है, बाकी जितने भी सिंबल्स होते हैं वो सब मैट्रिसेस के लिए होते हैं। अब बच्चे के माइंड में क्या क्लियर होगा कि जब हमने ये बात रखी है तो हम उसको डिफरेंशिएट करवाएंगे टर्म्स, तो उसे ये पता चलेगा कि हमने केवल इस तरीके का, अगर ये जो पैरेलल टाइप की लाइन दिख रही है ना, देखिए अब मैंने पैरेलल वर्ड बोला, यानी कि उसको छोटी क्लास से रिलेट करके, तो दो पैरेलल टाइप की दिखेगी तो उसके माइंड में ये और केवल हमारे पास डिटरमिनेंट का सिंबल होता है, बाकी हमें कितने भी कैसे भी तरीके के सिंबल्स मिलेंगे वो सारे मैट्रिसेस के। तो इस तरीके से हम उसे एग्जांपल देकर हम उसे बताकर बच्चों को बहुत अच्छे से क्लियर करवा सकते हैं, समझा सकते हैं। दूसरी बात कि अगर देखिए यहाँ पर अगर सेम वही फार्मूले की बात आती है, तो हम फार्मूले से भी मीन और पीरियड या सबसेट, पावर सेट, इस तरीके के हम कुछ टर्म्स या फार्मूले लेकर बहुत अच्छे से बच्चों को क्लियर करवा सकते हैं कि कौन सा फार्मूला कैसे होता है, किस तरीके का होता है और उसे कैसे ड्राइव किया जाता है। ये सारी तरीके जब बच्चों में दिए जाते हैं तो उसे भी क्लियर होता है कि क्या टॉपिक पढ़ रहा हूँ और क्या चीजें समझ रहा हूँ। अगली बात आती है कि हम परफॉर्म एक्टिविटी वेरीफाई द फार्मूला इक्वेशन। वही बात की अगर हम इस तरह की पॉइंट की बात करते हैं, यहाँ पर भी जो हमने फार्मूले या इक्वेशन से रिलेटेड कोई भी लेंगे तो वो मैथ्स में एक्टिविटीज के बिना कोई चीज को समझाना, मुझे लगता है कि अगर हम नहीं समझाएंगे तो बच्चा समझ नहीं पाएगा। तो जो जो भी एक्टिविटीज होती है उस एक्टिविटीज से हमें बच्चे को समझाना चाहिए। उसमें मैथ्स एक्टिविटीज एक बहुत अच्छी चीज होती है, क्योंकि देखिए मैथ्स एक्टिविटी में क्या होता है कि कुछ ऐसे होते हैं जो क्लास में तो समझाए जाते हैं, लेकिन उन्हें अगर मैथ एक्टिविटीज में ले जाकर बच्चे को क्लियर करवाया जाता है कि देखिए आपके सामने इतने सारे टूल्स हैं, आपको कुछ 3D या 2D के सेट दिख रहे हैं, आप उनको कैसे समझ पाओगे, क्या होता है 2D, क्या होता है 3D। तो जब बच्चा इस तरीके की यहाँ पर डिफरेंशिएट करेगा हर चीज को, तो उनको इन चीजों के लिए किन किन एक्टिविटीज का प्रयोग करना पड़ा वहां से क्लियर होगा। जैसे कि पहला था ड्रॉ द डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल विदाउट कॉम्पास बॉक्स। अब यहाँ पर देखिए मैंने बच्चों को क्या कहा कि आपको मान लीजिए बेटा आपके पास कॉम्पास बॉक्स है ही नहीं, अब हर बार जो प्रोटेक्टर यूज करते हैं और आप एंगल मेजरमेंट में लेते हैं, मैं कह रहा हूँ कि आपके पास है ही नहीं, तो आप क्या करोगे, कैसे बनाओगे एंगल, मुझे 90 डिग्री का, 30 डिग्री का, 40 डिग्री का बना के दो। तो बच्चों को हम इस तरीके से बताते हैं कि कोई रेडियस लेकर, कोई भी रेडियस, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने एक रेडियस ली और वही रेडियस से इस तरीके का एक सेमी सर्कल बनाया, और जितनी रेडियस ली थी, सपोज कीजिए रेडियस, तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से मार्क किया एंड सेम ये मार्क किया, और इसी से ही यहाँ राउंडर की हेल्प से देखिए 90 डिग्री बन जाएगा। यानी कि उसे इस तरह की एक्टिविटी सिखानी पड़ती है, और यही एक्टिविटी बच्चों को अगर उसके पास प्रोटेक्टर नहीं हुआ तो इस तरीके से एंगल बना सकता है, एंगल का मेजरमेंट कर सकता है। तो इस तरीके की एक्टिविटी बच्चों में लानी पड़ती है। दूसरी बात कि हम अगर बच्चों को ये बात क्लियर करवाएंगे कि बेटा आप देखते हैं कि मैथ्स में काफी सारे होते हैं, 2D होते हैं, 3D होती है। कई बार बच्चा आपसे पूछता है कि सर 2D 3D क्या होता है, कैसे मुझे पता चला कि रेक्टेंगल जो है 2D है, क्योंकि रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेथ दिख रही है। अब आप देखिए सिलेंडर की बात करें तो सिलेंडर बच्चा का हम बोलते हैं कि 3D का कंसेप्ट, स्क्वायर देखता है। तो इस तरीके की जो चीजें हैं बच्चे को अगर हम मैथ्स लैब में दिखाकर, क्लास में उसे टूल्स को बताकर इस तरीके से अगर क्लियर करवाते हैं तो बच्चा बहुत अच्छे से इन चीजों को समझ पाए।
फिर दूसरी बात है कि फार्मूले बहुत सारे होते हैं, जैसे कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के होते हैं। इसको मैं रिलेट थोड़ा सा फिजिक्स से इसलिए करूंगा क्योंकि ये डिफरेंशिएशन वाला पोर्शन बच्चों थोड़ा बहुत फिजिक्स में पढ़ते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन डेरिवेशन के टाइम बहुत ज्यादा बार आता है। और कई बार टीचर्स से बच्चा बोलता है कि सर ये मैडम मुझे या सर मुझे समझ में नहीं आया ये कैसे आते हैं, क्योंकि अगर वो मैथमेटिक्स का स्टूडेंट है तो बहुत अच्छे से समझ जाता है, लेकिन बायो का स्टूडेंट है तो नहीं समझ पाता है। तो हमें यहाँ पर फार्मूले को समझाने के लिए कुछ एक्टिविटी यूज करें या फिर हम उन्हें फार्मूले कैसे लर्न करवाएं, ये सारी चीजें हमें समझानी बहुत जरूरी हो ताकि बच्चा इस चीज को बहुत अच्छे से समझ पाए। और हम ये फार्मूले और जो देखेंगे इंटीग्रेशन के या डिफरेंशिएशन के, तो इन्हें कैसे वेरीफाई किया जाएगा, चाहे वो हम एक्टिविटीज के द्वारा कर दें या हम प्रूफ बेस्ड पर रखें, ताकि बच्चा इस चीज को बहुत अच्छे से क्लियर करे। ये लर्निंग आउटकम्स के काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जो कि ये बात क्लियर करवाते हैं कि हम किस तरीके से बच्चे को अधिगम के प्रतिकूल दे सकते हैं। दूसरी बात 2D 3D के फार्मूले, मैंने अभी आपसे कहा कि बच्चा 2D 3D तो समझ गया, लेकिन उनको अगर बहुत अच्छे से उसको समझना है कि ये 2D का फार्मूला कैसे हुआ, 3D का फार्मूला कैसे हुआ, तो उसको यहाँ पर समझाने के लिए हमें कुछ इस तरह के उसको समझाने के लिए हम बताएंगे कि बेटा 2D और 3D क्या होगा। तो ये हमने अगर ये दो लिया तो एक एक्स लिया और एक एक्स वाई जेड लिया, तो इसको एक्सेस के थ्रू समझाने की कोशिश करेंगे कि जिसमें तीनों दिखे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप आपके घर का जो कॉर्नर पॉइंट देखेंगे ना, तो वहां पर एक कॉर्नर पॉइंट पर एक आपको ऐसी लाइन दिखेगी जहां पर देखिए आप जब देखेंगे तो आपको एक वर्टिकल भी दिखेगी, एक हॉरिजॉन्टल भी और एक इस तरीके। तो ये इस तरह का जो सिंबल दिखेगा या वहां पर घर पर इस तरीके का आपको दिखेगा तो आप कहेंगे कि 3D, यानी जिसमें लेंथ ब्रेड्थ डेप्थ सारी चीज। तो इस तरीके से बच्चे को हम काफी सारी चीजें क्लियर करवाएंगे ताकि वो बहुत अच्छे से चीजें समझ। जब हमने इतनी सारी चीजें क्लियर करवा दी है बच्चे को, वो समझ गया है, तो हम क्या करेंगे, फाइंड आउट एंड हाउ। ये एक बहुत जरूरी बात होती है कि जब हमने किसी भी लेसन को या चैप्टर को पढ़ाया तो ये चीजें ये बताता है, ये पॉइंट की फाइंड आउट द व्हाई एंड हाउ, यानी कि हाउ मेनी फ्रीक्वेंसी, हाउ डू वी नो द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ऑफ द डिफरेंट बैंक। मैंने किसको बोल दिया कि बेटा आपके आसपास कितनी बैंक है बताओ, तो उसने कहा कि सर मेरे पास 5 आसपास 5 बैंक देखता हूँ। मैंने कहा कि एक काम कीजिए कि हर बैंक का केवल एक ही ईयर का ये लगे कि सबके फिक्स डिपॉजिट क्या है उससे रिलेटेड आप मुझे ग्राफ बना के दो। तो वो गया या नहीं भी गया तो उसने वहां कहीं से पूछ कर या इस तरीके से उसने क्या कर दिया कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। दूसरी बात इससे रिलेटेड मैं बच्चों को कह दूं कि अगर बेटा अगर मान लीजिए आपके घर में इतने मेंबर्स है तो आप उसका एक फ्लो चार्ट बना के बताइए, वो भी वेन डायग्राम में। तो बच्चों को वह वेन डायग्राम क्या होता है वो समझाना पड़ेगा। फिर वेन डायग्राम को समझ जाएगा तो उसको मैं कहूंगा कि चाहिए इस तरीके का सर्वे करिए, तो बच्चा वहां से सर्वे करके लाके देगा कि सर मैं इस चीज को इस तरीके से समझ पा रहा हूँ। तो ये जो क्वेश्चंस हमने रखे हैं ये कई बार समझ में आना चाहिए बच्चों को कि हमने जो चैप्टर्स लिया है उससे हमने किन किन तरह के क्वेश्चंस को रखा है ताकि बच्चे बहुत अच्छे से उन चीजों को समझ पाए। तो देखिए यहाँ पर वाई द प्रोबेबिलिटी कैन बी नेवर नेगेटिव प्रोबेबिलिटी अब क्यों नहीं होती है, अब उसे ये बात बतानी होगी। तो उसने अगर मान लीजिए ये बात हमने रखी तो उसने कहा कि सर हमें तो केवल इतना पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाइज बिटवीन द 0 टू 1, तो वो नेगेटिव हो ही नहीं सकती है। तो यहाँ पर ही इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं हाउ एंड व्हाई, ये बच्चे में आना चाहिए, क्योंकि मैथमेटिक्स की तो दोनों ही शब्द बहुत बड़े जान होते हैं। क्योंकि जब तक बच्चे में क्लियर नहीं होते ना तब तक वो समझ नहीं पाता कि आया कैसे गया कैसे और हुआ कैसे। तो ये चीजें बहुत ज्यादा क्लियर होना चाहिए। फिर ये यहाँ पर मैंने एक छोटा सा ये छोटी क्लास का ही लिया है कि q इज इक्वल टू 0 फॉर अ रैशनल नंबर p बाई q। देखिए अगर यहाँ मैं कहूँ कि p बाई q में हमने q को नॉट इक्वल टू 0 क्यों नहीं लिया, अगर मैं 0 ले लेता p अपॉन अगर q को हमें मान लीजिए 0 ले लेता तो वो 0, और इसका मतलब मॉडिफाइड। तो फ्रैक्शन हमेशा मॉडिफाइड फॉर्म में तो आनी नहीं चाहिए। फ्रैक्शन का कोई हो सकता है वो इम्प्रॉपर या 7/2/7 किसी भी फॉर्म में हो सकता है ना, प्रॉपर इम्प्रॉपर फॉर्म किसी में भी हो सकता है। तो ये भी एक होता है, ऐसा क्यों नहीं करते तो बच्चों को बताते हैं बेटा देखिए अगर आप इस तरीके से करेंगे तो यहाँ पर ये नॉट डिफाइन आएगा जो कि इसको फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं पता है, ये नॉट डिफाइन हो गया। और आप अगर फ्रैक्शन में देना चाहते हैं तो फ्रैक्शन फॉर्म के लिए q नॉट इक्वल टू 0 लेना पड़ेगा। अब ये वाला जो मैंने छोटे, लेकिन इसका बड़ी क्लास से भी बहुत रिलेशन है। जब हम
डिफरेंशिएबिलिटी या इंटीग्रेशन पढ़ते हैं जिसमें n/d मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म वाले क्वेश्चन होते हैं, तो इस चीज को समझना बेहद जरूरी। अब देखिए यहाँ पर ये जो q नॉट इक्वल टू 0 जो है ना, वहां पर भी कई वाली वैल्यूज ऐसी आएगी, जैसे कि मैंने फॉर एग्जांपल x² दिया था और जहां पर लिख दिया कि x नॉट इक्वल टू 1। अब देखिए मैंने x नॉट इक्वल टू 1 लिखा, अगर मैं x को 1 के बराबर मान लेता तो देखिए यहाँ 1 - 1 क्या हो जाता, 0। और अभी हमने देखा कि 1/0 किसके बराबर होता है, यानी कि इस तरह के आंसर्स रेशनल नंबर के लिए नहीं है। तो यहाँ पर देखिए हमने फाइंड आउट बाय हाउ, ये बिल्कुल होना जरूरी है, क्योंकि हमारी टीचिंग प्रोसेस में अगर बच्चे से कई बार हम क्वेश्चंस पूछते हैं या बच्चा हमसे पूछता है, तो ये 2 शब्द होना बहुत जरूरी मैं मानता हूँ मेरे टीचिंग के अकॉर्डिंग। दूसरी बात, कैलकुलेट यूजिंग डेटा। अब देखिए हमने जो पूरा, मान लीजिए कि जो भी टॉपिक हमने पढ़ाया, बच्चे से हम कहेंगे कि बेटा चलिए आप इसे कैलकुलेट कीजिए, कुछ तो मैं क्लास वर्क में हम दे देंगे कि चलिए इसे आप फाइंड आउट करें, कुछ सर्वे रिलेटेड क्वेश्चन दे देंगे, कुछ ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन देंगे, ताकि ये कोशिश रहे एक टीचर की कि आप जरूरी नहीं कि उसको एक डाटा से ही रिलेट कर दे, हो सकता है कि वो अगर किसी और चीज से भी है तो हम उसे समझ सकते हैं। समय का ध्यान में रखते हुए काफी बड़ी है, क्योंकि थोड़ा सा और जल्दी देखिए, कुछ ये भी होते हैं, कुछ काल्पनिक होते हैं और ये साइंस से रिलेटेड होते हैं, क्योंकि साइंस में इसे समझना बेहद जरूरी होता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी हो जहां पर क्यों हुआ, कैसे हुआ, आया कैसे, इस तरह की चीजें भी साइंस से रिलेटेड होती है। यानी कि ये मैथमेटिक्स के साइंस जो है ना, और मैथमेटिक्स की ब्रांच है, तो उसमें ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि क्वेश्चन में हमारे इस तरह के हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस, कंडीशंस ना मिले। इस तरह की चीजों को हम बेसिकली कहां से सॉल्व करते हैं, रिसर्च से और मैथ्स से और प्रूफ बेसिस से सॉल्व। दूसरी बात कि देखिए डायलॉग का होने से, अगर आप जैसे एक बच्चे में किस तरीके का आप बता सकते हैं कि बेटा आप अपने कार्य के प्रति ईमानदार कैसे बन सकते, तो हम क्या करेंगे, स्टूडेंट शुड रिपोर्ट एक्सपेरिमेंट डाटा। ऑनेस्टली बिल्कुल सही है, मैथ्स लैब में जितने भी एक्सपेरिमेंट होंगे उन्हें वो प्रॉपर तरीके से लिख रहा है कि नहीं, उनको जो भी रीडिंग मिल रही है, अगर वो रीडिंग बेस्ट है या फिर वो कोई डायग्राम बना रहा है, अगर उसने कोई ऑब्जर्वेशन कर कोई डायग्राम, तो वो वाकई ऑनेस्टली वहां पर कर रहा है। फिर उसमें हम ये कि एक्सपेरिमेंट आपने जितने भी किए बेटा वो आपने वाकई ईमानदारी से रखे, आप क्या उस चीज को पूरी तरीके से समझ पा रहे हो। केवल ये नहीं होता कि आपने जो बनाया है क्या वाकई आप उसको अपने निजी लाइफ से यानी कि दैनिक जीवन से जोड़ते हुए समझा सकते हैं कि आपने इसको समझा क्या। दूसरी बात है कि मैथ्स लैब एक्टिविटी में डिसिप्लिन के साथ साथ ऑनेस्टी होना भी बच्चे के लिए बहुत जरूरी। अब देखिए यहाँ पर कैरिकुलम फ्रेम ऑफ मैथमेटिक्स, ये बहुत शॉर्ट में मैं बताऊंगा। यहाँ पर जैसे मैं मैट्रिसेस की बात कर रहा हूँ आपके सामने, तो मैट्रिसेस में सबसे पहले क्या क्या टॉपिक्स होते हैं उन टॉपिक के ऊपर बात की जाएगी कि हम बच्चों को इस तरह के टॉपिक्स पढ़ाएंगे। अगर आपको ये दिख रहा होगा तो यहाँ पर ये क्लियर हो रहा होगा कि क्या क्या टॉपिक्स है। हालांकि मैं पूरी सारी की नहीं बात कर रहा हूँ, केवल मैट्रिसेस की बात कर रहा हूँ। दूसरी बात, हम किस तरीके से इसमें लर्निंग ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं, तो लर्निंग ऑब्जेक्ट के लिए जो कंटेंट्स दे रखा है तो हम उन्हें क्लियर करवाएंगे। फिर दूसरी बात, हम असेसमेंट एक्टिविटीज के लिए प्रैक्टिस शीट एनसीईआरटी बुक होती है या फिर हमारी तरफ से प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड कर सकते हैं। और दूसरा लर्निंग आउटकम्स कि बच्चे ने हमसे जितना भी पढ़ा वो क्या क्या इन चीजों को समझ पाया, ये जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है।